Dear student, question is given. Find out capacitance for the situation shown below. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इन प्लेट्स के बीच में 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे रखे हैं। सो देखिए ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कैपेसिटेंस ये जो बन रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जगह पर ये देखिए कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो डिवाइड हो रहा है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिवाइड होगा तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, सीरीज वाला। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये जो है ना ये कैपेसिटर, ये जो है आप इसको दूसरा कैपेसिटेंस कर ले, और यहाँ पे ये जो है ना ये तीसरा कैपेसिटेंस बनेगा। तो C1 C2 C3 मतलब अगर आप देखेंगे सो दिस विल बी C1, दिस विल बी C2 और इनके पैरेलल में ये C3। सो दिस इज वी आर हैविंग द कॉम्बिनेशन। तो ये अब तो एकदम सिंपल हो गया, दिस इज A एंड दिस इज B। तो ये C1 C2 और ये C3। तो पहले हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, बोथ आर इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे C इक्विवेलेंट 1। ओके C इक्विवेलेंट 1। तो ये हो जाएगा ओके 1 बाय C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। आप चाहे तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ओके सो 1 बाय C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अदरवाइज ये दो अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ। चलिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हमको C1 C2 लिखना पड़ेगा। व्हाट इज C1? तो C1 विल बी इक्वल टू देखो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, K1। तो ये लिख दिया K1 इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका, तो एरिया आधा ही है। तो विल राइट दिस A/2 डिवाइड बाय क्या होता है D, एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके एप्सिलॉन A/D या ऐसा बोल दीजिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ऊपर एरिया आएगा, नीचे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है D/2। तो यहाँ पे आप इसको D/2 लिख सकते हैं। सो दिस 2 and 2 विल बी कैंसल एंड यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट K1A डिवाइड बाय D। सो दिस इज वी आर हैविंग C1। इसी तरह आप C2 भी लिख सकते हैं। तो C2 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टू K2। फिर से इसका एरिया ऑफ द प्लेट हाफ है, A/2 है, डिवाइड बाय इसको आप पूरा लिखे होल डिवाइड बाय ये D/2। तो इसके लिए भी जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो D/2 है, एरिया कितना A/2। तो बस आप वो प्रॉपरली रख दो। ठीक है, तो यू विल गेट अगेन एप्सिलॉन नॉट K2A डिवाइड बाय D। तो ये आपके पास C1 C2 आ गया। सो C इक्विवेलेंट 1 क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर C इक्विवेलेंट 1 विल बी इक्वल टू ओके C इक्विवेलेंट 1 विल बी इक्वल टू C1 C2। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट K1A डिवाइड बाय ये D इंटू एप्सिलॉन नॉट K2A डिवाइड बाय ये D। एंड अब इसके बाद नीचे क्या है, तो दोनों का सम है। तो इन दोनों का सम हो रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट K1A डिवाइड बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2A डिवाइड बाय D। थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। अब ये जो कॉमन है वो आप ले लो। सो देयरफॉर ये C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू, इसको ऐसा ही रहने दे, एप्सिलॉन नॉट K1A ये डिवाइड बाय D इंटू एप्सिलॉन नॉट K2A डिवाइड बाय D। अब यहां से क्या करें, आप कॉमन ले लो एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहां से क्या बचेगा, इस तरफ से बचेगा K1, इस तरफ से बचेगा K2। तो अब देखिए यहाँ पे जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर की तरफ क्या बचा देखो, तो यहाँ हम लिखते हैं ओके। तो C इक्विवेलेंट 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ से बचा K1। तो ये सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट ये K1 ये K2 ये A ओके एंड डिवाइड बाय D भी है, यहाँ पे डिवाइड बाय D। ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन। अच्छा इसको चलो मैं नीचे लिख देता हूँ सीधे सीधे। ठीक है ना, चलो ये इसके डिवाइड में D, तो ये हम नीचे लिख देंगे, ये D लिख दिया मैंने इसके नीचे।
और यहाँ क्या बचा, सो यू हैव गॉट दिस K1 प्लस K2, ओके, K1 प्लस K2। तो ये इतना आ गया C इक्विवेलेंट 1। अब देखो इसको हमने बोला C इक्विवेलेंट 1, ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ओके, तो ये हमने लिखा था C इक्विवेलेंट 1, ठीक है। तो ये C इक्विवेलेंट 1 और C3 कैसा है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में, सो वी विल राइट CAB इज इक्वल टू ये C इक्विवेलेंट 1 प्लस ये C3, ओके, C3। अब यहाँ पे इसको वर्कआउट कर लो, तो यहाँ पे हम C3 अभी हमने पता नहीं किया था, तो C3 भी पहले वर्कआउट कर लो। सो सिंस C3 इज इक्वल टू, C3 क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे ये इसके लिए लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे डिस्टेंस D तो पूरा है लेकिन एरिया क्या है, हाफ है, तो यहाँ पे सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट ये K3, ओके, एरिया कितना है तो हाफ है, डिवाइड बाय D पूरा है, सो यू कैन राइट दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट K3A डिवाइड बाय 2D। तो ये आपके पास C3 आ गया। अब देखिए ये दोनों चाहिए हमको, एक तो ये चाहिए था C इक्विवेलेंट 1 और दूसरा C3। अब थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। चलिए तो क्या लिखना था हमको, CAB इज इक्वल टू, तो C इक्विवेलेंट 1, तो C इक्विवेलेंट 1 कितना है, तो ये वाला है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये K1 ये K2 ये A डिवाइड बाय, ओके, D इंटू K1 प्लस K2, ठीक है, उसके बाद प्लस, अब ये क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा एप्सिलॉन नॉट ये K3 ये A डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया ये 2D। बस इसको सिंप्लीफाई कर ले, वही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आप चाहे तो इसमें से कॉमन वाला पार्ट सेपरेट कर सकते हैं, तो CAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या बचा, ये K1 K2 डिवाइड बाय ये K1 प्लस K2, और यहां से बचेगा, ओके, यहां से क्या बचेगा, ये K3 बाई 2, ओके, K3 बाई 2। तो आपको इस तरह का जो है आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो आप वर्कआउट कर लें, ओके, ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन किस तरह के दिया है देख सकते हैं। सो देखिए ऑप्शंस आपको जो दे रखे हैं, ये C इक्विवेलेंट 1, तो इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर ले तो मैच हो जाएगा, ठीक है ना, इसको वर्कआउट कर लो मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बता देते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में एक स्टेप और सॉल्व करके रखा है, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम ये दोनों सिंपली मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, तो 2 इंटू K1 प्लस K2, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2K1 K2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर सिंपली मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, K3 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो K1 K3 पहला टर्म आ जाएगा, प्लस दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, यस बोलिए, K2 इंटू K3, K2 इंटू K3, सो दिस इज वी आर हैविंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन मिलेगा, सो दिस इज वी आर हैविंग द राइट ऑप्शन। तो आप चेक कर ले उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन, आप कॉपी कर ले, चलो, ओके, होप यू अंडरस्टूड। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है, a parallel plate capacitor of 40 microfarad capacitance is connected to a 100 volt power supply। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड है, 100 वोल्ट के पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब आगे क्या बोल रहा है, नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक the extra charge and change in electrostatic energy in the capacitor respectively। अब क्या बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस करने से अब चार्ज कितना आया, एक्स्ट्रा चार्ज कितना मिला है, ओके, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहले बात करें, ठीक है, इनिशियली, तो अब ये इनिशियली क्या है, कैपेसिटेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, इनिशियली इसको Q1 मान लो, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, तो C कितना है तो 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V1 कितना है वोल्टेज, तो ये 100। सो यू विल गेट यहाँ पे देखिए ये 4, ओके, इंटू ये 0 ये 0 ये 0, तो 3 0 मतलब 10 की पावर +3 और ये -6, तो 10 की पावर -3, सो 4 मिली कूलम, ये जो है Q1 आ गया,
ठीक है, Q1 आ गया। अब देखो हमको एनर्जी भी पता करना है, तो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, तो यहाँ पे U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, ओके, हाफ CV स्क्वायर। तो ये हाफ लिख दिया हमने, C कितना, C1 कितना है, तो 40 इंटू 10 की पावर -6, फिर से यहाँ पे क्या होगा, इंटू V1 स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब ये 10 की पावर, ये जो है 100, चलो 100 लिखता हूं मैं, 100 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बता दिया। अब इसको वर्कआउट करो आप, सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 20 जा, तो U1 इज इक्वल टू ये 20 इंटू, अब देखो ये 10 की पावर 4, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -2 बचेगा, और यहाँ पर ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, ओके, दिस विल बी ओके 2 इंटू 10 की पावर -1, तो सिंपली ये 0.2 हो गया, 0.2 जूल, ओके, कितना हो गया, 0.2 जूल। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमने पूरा जो है वर्कआउट कर लिया, ठीक है, ये चाहिए हमें। अब यहाँ पे अब जो है ना, जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम, ऑप्शन में जो दे रखा रहेगा, ठीक है, तो खैर हम वर्कआउट कर लेते, ठीक है। अब आफ्टर फिलिंग, ओके, डाइलेक्ट्रिक जब फिल कर दिए, तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से सबसे पहले चार्ज, तो चार्ज हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। तो अब देखिए डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाती है, मतलब के कितना है, 2 है, तो कैपेसिटेंस जो है 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो C2 विल बी इक्वल टू 2C1, ओके, 2C1। अच्छा, अब क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि के टाइम कम होता है, लेकिन कब, जब ये बैटरी रिमूव कर दी है, कैपेसिटर में वोल्टेज 100 वोल्ट उसके अक्रॉस आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे बैटरी से क्या हो रहा है, उसको कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है, तो हियर दिस वोल्टेज इज कांस्टेंट, ओके, V2 जो है वो 100 ही होगा, ओके, के टाइम कम नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिए आप, ओके, जब भी हम ये डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे आप देखें जाके, ओके, देयर विल बी नो चेंज इन वोल्टेज। अगर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो जो कि वही रहेगा, तो हम लेंगे ये V2 इज नथिंग बट V1, सो दैट विल बी 100 ओनली, ओके। तो यहाँ पे याद रखो, ओके, V2 विल बी सेम एज V1, क्यों, सो बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, ओके, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो ये 2 इंटू कितना है, ये 40 इंटू 10 की पावर, ओके, -6 इंटू 100, ओके। ये अगर आपको डायरेक्टली याद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है के टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट के लिए आप बहुत क्लियर हो, तो डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से चार्ज क्या होता है, तो के टाइम्स बढ़ जाता है, तो डायरेक्टली पहले कितना आया था, 4 मिलीकूलम, कितना है, के 2 है, तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली आप 8 मिलीकूलम लिख सकते थे। आप वर्कआउट करो, सो Q2 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 8 मिलीकूलम, ओके, आप इसको सॉल्व करो, तो आपको कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी 8 मिलीकूलम, ठीक है, चलो, ओके, यस, ओके, 8 मिलीकूलम जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब कितना चार्ज का फर्क कितना आ रहा है, तो Q2, ओके, 8 हो गया, Q1 कितना था, 4, कितना एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है, ओके, ऑप्शन में गड़बड़ कर देंगे, जहां पे 8 दिखा उसको सॉल्व कर लेंगे, कितना एक्स्ट्रा, तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है, यहां लिखता हूं मैं एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Q2 माइनस Q1, सो दैट विल बी 4 मिलीकूलम, कितना आ जाएगा, 4 मिलीकूलम आएगा, तो ऑप्शन में चेक कर लें कि अभी 4 मिलीकूलम किस में है। अब लेकिन साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ओके, तो अब ये U1 तो पता है, अब अगर आपको ये भी पता है कि भी पोटेंशियल एनर्जी डायलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से क्या होगी, ओके, अगर ये रिमेन्स कनेक्टेड है तो वो भी के टाइम्स बढ़ जाती है, तो सिंपली ये 0.2 की क्या हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला, तो पहले 0.2 थी, बाद में 0.4, तो आंसर 0.2 ही आएगा, आंसर क्या आएगा, 0.2 आएगा, लेकिन वर्कआउट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ, ओके, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके, अगर आपको चाहे तो आप सेम ऐसा ही कर लो, और जिसी को ये कंसेप्चुअली याद है कि के टाइम्स बढ़ जाती है, सो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चलो मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता देता हूँ, हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो हाफ C2 ये V2 स्क्वायर, तो 1/2
ओके 1/2 C2 कितना है तो C2 विल बी ट्वाइस ऑफ दिस वन सो विल राइट 80 माइक्रोफैरेड ओके 80 ओके या 2 इंटू C1 2 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6 ओके इंटू ये V2 स्क्वायर तो ये V1 के जैसी रहेगा तो 100 का स्क्वायर ठीक है सो दिस U2 इज इक्वल टू ये 2 कैंसल आप वर्कआउट करें सो यू विल गेट ओके पॉइंट ओके 4 ओके यू विल गेट 0.4 ओके जूल आप वर्कआउट करेंगे तो 0.4 जूल ओके मैं चेक करता हूँ वो पूरा आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है हाँ ठीक है आ रहा है नो इश्यू ठीक है चलो सो U2 इतना आ जाएगा वर्कआउट करेंगे तो उसने पूछा चेंज सो U2 माइनस U1 ओके तो आप लिखेंगे चेंज मतलब U2 माइनस U1 सो 0.4 माइनस 0.2 सो दैट विल बी 0.2 जूल तो आपको चेक करना है ऑप्शन में जहां पे चार्ज कितना आ रहा है एक्स्ट्रा चार्ज 4 मिली कूलम और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0.2 तो आप ये वर्कआउट कर सकते हैं ओके जो ऑप्शन रहेगा वो आप चेक कर लें ठीक है सो यू विल गेट दिस वे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर filled with a gas of density ρ1 while an open organ pipe of length L is filled with a gas of density ρ2 closed organ pipe vibrates 7th harmonic while open pipe vibrates in 4th harmonic with the same tuning fork. If ρ1 by ρ2 is equal to 1/3 and both gas have same bulk modulus, then find L. देखिए दो जो है यहाँ पे पाइप एक क्लोज पाइप एक ओपन पाइप क्लोज पाइप में जो गैस फिल गई उसकी डेंसिटी ρ1 और जो ओपन पाइप है उसमें जो गैस फिल की गई उसकी डेंसिटी ρ2 ये बता दिया अब इसके बाद क्या किया सेम ट्यूनिंग फोर्स से ओके जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसका कौन सा हार्मोनिक मिल रहा है हमको 7 और उसी ट्यूनिंग फोर्क से हमको ओपन वाला जो पाइप है उसके लिए 4th हार्मोनिक मिल रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा ओके दिस F ओपन इज इक्वल टू F क्लोज्ड ओके F क्लोज्ड ओके F क्लोज्ड अब लेकिन यहाँ पे ये जो है ओके कौन सा आ रहा है ओपन के लिए ये 4th हार्मोनिक तो FO सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की और FC फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की तो लेकिन क्लोज पाइप के लिए कौन सा हार्मोनिक है सो दिस इज वी आर गेटिंग 7 तो सेम कंसेप्ट देखो दो क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट में जो है इस जेई वाले पेपर में पूछ लिया है ओके शिफ्ट 1 वाले पेपर में सो 4FO ओके इज इक्वल टू 7FC अब ये जो है 4FO ओके ओपन पाइप के लिए क्या फॉर्मूला बनता है ओके चलिए अब ये जो सिंपली लिखना है आपको तो V बाय ओके इसके लिए बन जाएगा ओके ये 4 इंटू V अपॉन 2L दैट इज इक्वल टू ये सॉरी 7 ओके VO लिख दो यहाँ पे ठीक है 7 अब ये FC तो VC अपॉन 4L V अपॉन 4L क्लोज पाइप के लिए जो है फ्रीक्वेंसी होती है और ओपन के लिए क्या होती है VO अपॉन 2L ठीक है V नॉट अपॉन 2L तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए अब देखिए यहाँ पे आपको जो है जो स्पीड है ओके स्पीड ये जो हमने लिखे हैं ठीक है V नॉट या VC ये आपको लिखने आना चाहिए ठीक है चलो तो सिंस V नॉट इज इक्वल टू यूजिंग बल्क मॉडुलस क्या पढ़ा हमने बीटा अपॉन रो होता है ओके क्या होता है सिंस ये कॉमन लिखता हूं बीटा अपॉन ओके रो तो ये बल्क मॉडुलस को यूज करते हुए तो बल्क मॉडुलस दोनों का सेम बताया है डेंसिटी अलग अलग है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ओके आई विल राइट V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा टाइम्स ρ2 ओपन पाइप में जो गैस है उसकी डेंसिटी ρ2 और क्लोज पाइप में जो है अंडर रूट ये बीटा डिवाइड बाय ρ1 ये आपको क्लियर होना चले अगर ये आपको समझ में आ गया सो अब बस यहाँ पे पुट कर देंगे ठीक है चलो मैं यहाँ बताता हूँ चलिए इधर मैं वर्कआउट करता हूँ तो 4 ओके ये 2 1 जा 2 इसको 2 2 जा 4 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वर्कआउट करना है सो 2 इंटू अब ये जो V नॉट बाई एल है तो V नॉट क्या लिखेंगे हम अंडर रूट ओके अंडर रूट बीटा अपॉन ρ2 ठीक है डिवाइड बाय ये L
दैट इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड के लिए क्या लिखेंगे 7 इंटू ये 7 डिवाइड बाय 4, ओके ये जो है ये एल सॉरी ये एल ओ है, ठीक है ना, ये एल सी, तो एल ओ तो एल दे दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया देखिए, ओके ओपन पाइप के लिए एल है, क्लोज पाइप के लिए 10 है, तो यहाँ पे ये तो एल रहेगा लेकिन 7/4 एल सी, तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, तो ये मैंने ऐसे 0.1 ले लिया, ठीक है, एल सी कितना है 0.1 है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या था, ओके तो वीसी अभी लिखना बाकी है, तो वीसी क्या लिखेंगे अंडर रूट, ओके अंडर रूट बीटा अपॉन रो वन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, चलो यहाँ जैसे लिखा है, तो ये 2/L अंडर रूट ये बीटा डिवाइड बाय रो वन, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको करने की जरूरत है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए एल चाहिए, तो अब एल के लिए वर्कआउट करो, तो एल को इधर भेज दो, बाकी सारी चीजें इधर आ जाएगी, देखो 4 इंटू 0.1 0.4 हो जाएगा, तो मैंने क्या किया इसको इधर ला लिया, तो 2 इंटू 0.4 और ये जो है ये नीचे चला गया 7 में, ठीक है, और यहाँ पे ये है बीटा डिवाइड बाय रो वन, तो ये उधर जाके अंडर रूट, ओके ये सॉरी ये रो टू है, ठीक है, तो रो टू डिवाइड बाय बीटा हो जाएगा, देखो इस वाले टर्म को उधर भेज दिया हमने, ये वाला टर्म, तो रो टू डिवाइड बाय बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बीटा कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट ओके दिस L इज इक्वल टू ये 0.8 डिवाइड बाय 7, ओके इनटू ये हो जाएगा आपका रो टू डिवाइड बाय रो वन, तो ये ऑलरेडी दे रखा है, ओके रो वन बाय रो टू 1/3 है, तो रो टू बाय रो वन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सो हियर यू विल गेट ओके L इंटू ये 0.8 डिवाइड बाय 7 अंडर रूट ये 3, सो दिस विल बी द आंसर, तो ऑप्शंस में देखने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, तो ऑप्शन वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 0.8 डिवाइड बाय 7 इंटू रूट 3, तो ये मीटर में आंसर, ये किस में आंसर, ये मीटर में है। अगर हमको ओके अगर हमको इसको सेंटीमीटर में लिखना रहेगा तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, सो देयरफॉर दिस L इज इक्वल टू 80/7 रूट 3 सेंटीमीटर, ओके रूट 3 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी द ऑप्शन, ओके तो जो ऑप्शन में हमको ये आंसर दिखेगा सो वही करेक्ट आंसर रहेगा, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है देखिए, फिगर शोज एन इलेक्ट्रॉन इंटरिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with an initial velocity 10⁶ meter per second parallel to the plates, okay, if the length of the plate is 10 centimeter and electric field in this region is 9.1 newton per coulomb, then the value of Vy when electrons comes out of the plates। अब देखिए क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा, फिगर की हेल्प ले लो, ओके साथ में पढ़ते हुए देखो, साथ में क्या दिया स्टार्ट में कि एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है कहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये यहाँ पे एंटर हो रहा है, उसकी स्पीड ये सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है 10⁶, डायरेक्शन है उसकी, ओके इट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्लेट और ये सिमेट्रिकली है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा कि ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर बता दिया है, ठीक है, अब साथ में बोला है कि ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के 9.1 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, और आगे क्या बताएंगे जब ये ऐसे मूव कर रहा है, जब ये प्लेट्स के बाहर निकल जाएगा तब जो y की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी Vy वो आपको बताना है। अब क्यों पूछा y की डायरेक्शन में, अब देखो x की डायरेक्शन में सीधे जा रहा था, लेकिन फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, किस तरह का नेगेटिव वाला है, तो फोर्स किधर लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी ऊपर की तरफ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे जा रहा है उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो देखो ये एग्जैक्टली ये ऐसे जाना चाहिए, अगर फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स लगने बोल के क्या हो रहा है धीरे 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 ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब वो यहाँ पहुंचेगा मतलब जस्ट कमिंग आउट ऑफ द प्लेट्स, ये प्लेट्स के बाहर निकलने को है, सो एट दैट इंस्टेंट अब उसमें उस वक्त डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन ये ऐसी हो रही है ऐसे जा रहा है,
ये ऐसे जा रहा है ना भाई, इट इज मूविंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, अब इसके दो कंपोनेंट ये x और y, x की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन नहीं है? तो कोई फोर्स एक्ट हो रही है x की डायरेक्शन में? नहीं हो रही है, फोर्स एक्ट हो रही है y की डायरेक्शन में। तो इनिशियली यहाँ पर y की डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो थी, इट इज मूविंग ओनली इन x डायरेक्शन, सो देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी y की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन तो है ही है, y की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पता करना vy, तो यहाँ बेसिक फॉर्मूला काइनेमेटिक्स की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है u v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ y की डायरेक्शन में क्या है? जीरो है, तो u जीरो हो गया तो v क्या लिख सकते हैं हम? at। ओके, u जीरो हो गया तो क्या लिख सकते हैं? at। a क्या है? एक्सेलरेशन लग रहा है y की डायरेक्शन। देखो y की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या, तो y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लगेगा? तो फोर्स कौन लगा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय किस पे फोर्स लगी है? तो इलेक्ट्रॉन के, तो Fe बाय me। ओके, सो ये फोर्स डिवाइड बाय मास, ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, फोर्स कितनी लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितनी लगाती? Q इंटू ई लगाती। यहाँ चार्ज Q क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन है तो E ले लेंगे, E इंटू ई डिवाइड बाय m। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे t की भी जरूरत है, टाइम कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो x की डायरेक्शन में डिस्टेंस है, उसने क्या किया? इसके जब बाहर निकलेंगे तो मतलब ऐसा क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी वही टाइम यहाँ भी लगने वाला है, सेम टाइम। ठीक है, तो t क्या हो जाएगा? दिस डायरेक्शन। ओके, ये जो x की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा जो कि 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो स्पीड होगी x की डायरेक्शन में वो 10 की पावर 6, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी जो दे रही है x की डायरेक्शन में, दैट इज 10 की पावर 6। तो 0.1 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, सो दैट विल गिव 10 की पावर -7। तो हमने टाइम भी पता कर लिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लिए, टाइम कैलकुलेट कर लिए, बस अब रख लो vy इज इक्वल टू ई अपॉन me इनटू ये टाइम 10 की पावर 7। अब E क्या है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -90, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो 9.1 न्यूटन पर कूलम है, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने सेट करके दिया, आपके कैलकुलेशन आसान हो जाए, सेम एज यहाँ जो टर्म आ रहा वैसा ही दिया। तो अब ये आप 9.1 को कैंसिल कर लो, क्या बचेगा ऊपर? 1.6, ऊपर पावर क्या बचेगी? 10 की पावर -19 -7 -26 हो जाएगी, नीचे क्या है? 10 की पावर -31, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +31 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर? 10 की पावर 5। सो 1.6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। सो होप यू अंडरस्टूड, सिंपल। देखिए अगर आप सिचुएशन समझ गए तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट पावर ऑफ थिन लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, ओके, इसमें कॉम्बिनेशन दिया लेंसेज का। देखिए पहला पार्ट प्लेनो कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव, फिर प्लेनो कॉन्वेक्स, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे चुका है। ओके, तो अब इक्विवेलेंट पावर, चलिए हम इक्विवेलेंट पावर के लिए पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर कैसे पता करते हैं? सो वी नो दैट P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये जो तीनों की पावर का सम कर देंगे। ओके, P1 पावर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तीनों का पावर हम जो है ना पावर की सम कर देंगे। पावर क्या होती है? तो हमें पता है कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ये हम ले लेंगे। ठीक है, अब चलो एक एक के लिए लिखेंगे। तो फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे? तो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूले से लिखेंगे। तो पहले के लिए लिखो, तो ये लिखेंगे μ1 - 1 इंटू 1/r1। देखो ये कॉन्वेक्स, ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसके लिए r1 तो यही रहेगा जो कर्वेचर के लिए बताया है, और दूसरा r2 ये इनफाइनाइट आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लेन है। ओके, प्लेन सरफेस, तो इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो r1 तो हम ये जो रहेगा, ओके, कर्वेचर के हिसाब से, दूसरा -1/इंफिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? r2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये आप यहाँ समझे। ठीक है,
ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसके हिसाब से R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, ये आप ये समझ के लिखिए आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पहले वाले टर्म का ही हुआ, उसके बाद दूसरे वाला टर्म फिर लिखा हमने इसके लिए, तो ये होता है μ2 माइनस 1 इंटू 1 बाय, अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉनकेव है, तो कॉनकेव के लिए ये R1 निगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस R1, ये माइनस ऑफ माइनस सॉरी ये प्लस R2, तो ये जो है आपको R2 जो लेंगे वो पॉजिटिव रहेगा, इसका जो R2 रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये दूसरा टर्म लिखा हमने। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, तीसरे के लिए लिखते हैं प्लस, ये लिखा हमने μ3 माइनस 1 इंटू, अब देखिए ये जो R1 है ये वाला है, तो R1 क्या हो जा रहा है, ये इंफिनिटी हो जा रहा है, तो हमने लिखा 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी माइनस, और ये जो है R2 निगेटिव होगा इसका, तो माइनस यहाँ पे माइनस R2, ओके माइनस R2। अब ये तीनों टर्म को सिंप्लीफाई करें, कैसे, ऑलरेडी ये वैल्यूज भी दे रखा है, सो यू कैन पुट दिस वैल्यूज, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें तो आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला μ1, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ओके 4/3 माइनस 1/3 बच जाएगा, ये 1/3, और यहां से क्या बचेगा इंटू ये R1 1/R1 बच जाएगा, प्लस दूसरे वाला टर्म μ2 कितना है 3/2 माइनस 1/2 बचेगा, ओके 3/2 माइनस 1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2, उसके बाद क्या आ जाएगा ये माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला टर्म होगा। उसके बाद तीसरा टर्म फिर से μ3 कितना है 4/3 माइनस 1 फिर से बचेगा 1/3, और अब यहाँ क्या बच जाएगा, ओके माइनस माइनस ये जो है प्लस होकर, ओके क्या बचेगा 1/R2, तो ये जो है इक्वेशन आ गई। मैंने अब इसको हम जो है ना यहाँ वर्कआउट करते हैं, चलो यहाँ मैं निशानी लगा देता हूँ कि भाई ये जो है ये निशानी हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, चलो ये समझने के लिए बता दिया, ठीक है। चलो इसके बाद जो है यहाँ वर्कआउट करें, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके। चलो अब क्या दे रखा है, ये हो गया आपका पहला टर्म P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R1, अच्छा मैं ये वाला टर्म साथ में पहले ये और ये दोनों मिला के लिख 1/3R1 प्लस 1/3R2, तो ये लिख दिया मैंने 1/3R2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो टर्म बचा हुआ, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगी, सो दिस विल बी माइनस, ओके माइनस, अच्छा यहाँ ओके आगे माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके चलिए यहाँ देख लीजिए पहले, ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक का, ओके क्लियर है, चलो नजर आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब देखिए ये क्या किया हमने, यहाँ से माइनस साइन निकाला है, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस 1/2 होगा, और ये 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए यहाँ से ये P इक्विवेलेंट, फिर से देखिए 1/3 में कॉमन लेता हूं तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है माइनस 1/2 इंटू ये 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब देखिए फिर ये दोनों टर्म में 1/R1 प्लस 1/R2 ये कॉमन है, फिर से निकाल लें इसको कॉमन, तो ये हो जाएगा P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये जो है यहाँ से 1/3 और ये बचेगा माइनस 1/2, तो हमने क्या कॉमन लिया, ये ले लिया 1/R1 प्लस 1/R2, ये कॉमन ले लिया था हमने, तो यहाँ से क्या बचा 1/3, यहाँ से क्या बचा माइनस 1/2। अब इसको वर्कआउट कर लो, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तो ये आपका पहला टर्म। अच्छा इसी तरह यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो ये भी प्रोडक्ट हो जाएगा R2 इंटू R2, और यहाँ हो जाएगा ये R2 प्लस R1, तो अब देखो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1/6, और यहाँ पे अगर हमने लिखे पहले R1 लिख दिया तो R1 प्लस R2 होल डिवाइड बाय R1 R2, तो देख लीजिए माइनस साइन लग के हैं, ऊपर R1 प्लस R2 है, नीचे 6 R1 R2, तो ऑप्शन में देख लो जहां पे 6 आ रहा है ये दोनों में, हाँ ये माइनस भी आ रहा है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, देख लीजिए क्लियर, यहां से देख लीजिए पूरा फ्लो, तो आंसर क्या आ गया है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, देखिए फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस
at -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस का है उसको 110 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ये जो है क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ना कितने स्टेप्स में ये जो है प्रोसेस होगा, तो कौन कौन सी टाइप की जैसे एनर्जी आएगी, ओके, कौन सी आपको हीट देनी पड़ेगी, जैसे स्पेसिफिक हीट का टर्म आएगा, लेटेंट हीट आएगी, तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ओके कि अगर 1 ग्राम आइस है, टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए -10 डिग्री सेल्सियस है, तो अब इसमें क्या होगा कि भाई आपको यहाँ से 0 डिग्री के सेल्सियस में 0 डिग्री के सेल्सियस के आइस में कन्वर्जन होगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा ms डेल्टा टी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये पहले वाले के लिए लिखेंगे ms डेल्टा टी, पहले वाला ये वाला। तो पहला स्टेप मैं अब लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली ms डेल्टा टी, m मतलब यहाँ पे ये जो है 1 ग्राम, ओके, तो ये पहला हिस्सा पहले वाला लिख रहे हैं 1 इंटू एम, एस कितना है, तो ये आइस के लिए क्या होता है 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं आप, तो ये 0.5, ठीक है 0.5। तो यहाँ पे आप लिखो ये एम एस डेल्टा टी, तो ये किसके लिए होगा, ये आइस के लिए होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ क्या होगी, ये लेटेंट हीट, ठीक है, आगे लिखते चलता हूँ मैं, ठीक है, आपके समझने के लिए मैं लिखता हूँ। चलो तो ये जो है ना आइस के लिए करें, किसके लिए करेंगे, आइस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सी हीट आएगी, स्पेसिफिक हीट आएगी, ठीक है। चलो तो ये आएगा। अच्छा टेम्परेचर का कितना चेंज है, -10 से 0 तो 10, ओके, -10 से 0 तो चेंज कितना आ रहा है, ये 10। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया। चलो ये हमारा पहला टर्म, तो ये पहला पार्ट, ओके, -10 से 0 डिग्री के आइस में कन्वर्जन हो गया, ठीक है, इतनी हीट लगेगी। अब दूसरा पार्ट है 0 डिग्री सेल्सियस का आइस जो है 0 डिग्री के सेल्सियस के वाटर में चेंज होगा, तो यहाँ पे कौन सी होगी, लेटेंट हीट होगी, कौन सी होगी, लेटेंट हीट। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो टर्म रहेगा, ओके, चलो इसको मैं रेड से लिखता हूँ। सो हियर वी आर हैविंग लेटेंट हीट फ्रॉम आइस टू वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री का वाटर है, ओनली स्टेट इज चेंजिंग। तो स्टेट चेंज होने के लिए कौन सी हीट लगेगी, लेटेंट हीट। टेम्परेचर चेंज होने के लिए कौन सी हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा टी, लेटेंट हीट का फॉर्मूला ml, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे m अभी भी मास तो उतना ही है 1 ग्राम, इनटू लेटेंट हीट कितनी होती है आइस से वाटर के कन्वर्जन में 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये लेटेंट हीट, ओके, लेटेंट हीट, सो 80। तो ये हो गया आपका दूसरा, ओके, ये दूसरे वाला कन्वर्जन प्लस। नेक्स्ट अब तीसरे वाला, अब जो है ना यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा, तीसरे वाले में क्या हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो यहाँ पे आएगा आपका ms डेल्टा टी, क्या आएगा यहाँ ms डेल्टा टी। अब ये किसके लिए रहेगा, दिस इज फॉर वाटर, ओके, दिस इज फॉर वाटर। यहाँ पे किसका था, आइस के लिए था। तो चलो इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ कि ms डेल्टा टी ये थर्ड वाले स्टेप में वाटर के लिए हो रहा। तो मास कितना है फिर से 1 ग्राम, चलो यहाँ पे हमने ले लिया ये 1 ग्राम। उसके बाद s स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर दैट इज 1, ये जो है वाटर के लिए कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा टी कितने टेम्परेचर का चेंज है 0 से 100, तो ये 100, ये इतनी होगी, थर्ड वाला कन्वर्जन। चलो फोर्थ वाला आगे हम लिखते हैं, तो ये हम लिख देंगे हीट रिक्वायर्ड, ओके, हीट रिक्वायर्ड। अब आगे नेक्स्ट टर्म ये वाला, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री की स्टीम में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ सिर्फ स्टेट चेंज हो रही। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको लेटेंट हीट मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी फिर से लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट किसके लिए हो रही है, वाटर से स्टीम का कन्वर्जन, वाटर से स्टीम का कन्वर्जन। चलो तो यहाँ पे फिर से ml, तो m तो उतना ही है, ओके 1। लेटेंट हीट कितनी होती है वाटर से आइस स्टीम में कन्वर्जन के लिए, सो दैट इज 540 कैलोरीज पर ग्राम, ओके। तो हमको जो है ना लेटेंट हीट आइस से वाटर बनने के लिए कितनी लगेगी, इसी तरह से वाटर से स्टीम बनने के लिए कितनी लगेगी, सो यू शुड नो दिस वन। सो ये होती है 540,
वाटर से स्टीम में कितनी होगी 540 कैलोरीज पर ग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला फिर से स्टीम स्टीम ही रह रही है, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से आएगा एम एस डेल्टा टी। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा एम एस डेल्टा टी। तो फिर से ये जो है आपको क्या मिल रहा है, ओके, स्पेसिफिक हीट। तो अब वापस आ जाइए, मास कितना है, तो 1 ग्राम, ओके, मास तो वही है 1 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट फॉर स्टीम, सो दैट विल बी 0.5। देखो जैसे यहाँ पे आइस के लिए वैसे स्टीम के लिए भी कितनी होती है, तो 0.5 इनटू टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा 100 से 110 मतलब 10 का। तो देखो ये जो है ना मैंने आपको बताते हुए लिख दिया, आप चाहे तो पूरी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, एम आइस एस आइस डेल्टा टी प्लस एम एल आइस, या जो है ये वाटर आइस से वाटर का जो चेंज होता है तो आप एल आइस लिख सकते हैं, ठीक है, या एल वाटर, जो भी आपको जैसा लिखना है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे एम वाटर एस वाटर डेल्टा टी, यहाँ पे लिखेंगे एम वाटर और यहाँ पे एल स्टीम बोल के आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एम स्टीम एस स्टीम डेल्टा टी, तो आप ऐसे पूरे स्टेप्स लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इतनी हीट देनी पड़ेगी, अब कैलकुलेशन कर लो कितना हो रहा, 1 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 10 1 होगा, तो ये तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा ना भाई, 10 इंटू सॉरी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 इंटू 0.5 5 इंटू 1 1 5 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 इंटू 0.5 इंटू 10 ये 5 आ गया, 1 इंटू 80 ये 80 हो गया, नेक्स्ट 1 इंटू 1 इंटू 100 ये 100 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 540 प्लस 10 इंटू 0.5 फिर से 5 5 इंटू 1 5, तो ये 5 10 हो गया, ठीक है ना। तो 10 प्लस ये 540 मिला दिए तो 550 650 650 में 80 मिलाए तो 730 कैलोरीज। सो 730 कैलोरीज जो है रिक्वायर्ड है। तो ये जो है इस तरह से आप करेंगे। तो अगर आप कंसेप्टली ये क्लियर है तो ये इक्वेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में भी कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है, देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट explodes into 3 pieces in the ratio of masses 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocities 30 meter per second and 40 meter per second respectively. The velocity of the third piece will be. देखिए ये जो सिचुएशन है इसका फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली पता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने करा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनता है थर्ड वाले के लिए, v इज इक्वल टू, ओके। अब यहाँ पे इसके हिसाब से आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो ये जो है ना ये मास है टोटल, तो इसके 2 टुकड़े हो गए सपोज, तो एक टुकड़ा इस तरह से फ्लाई ऑफ किया, एक तरफ इस तरह से परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये मास m ये दोनों भी इक्वल है, ओके, दोनों भी इक्वल है। और तीसरा मास क्या है, इनका डबल है। तो अब ये तीसरा मास किधर जाएगा, ओके। तो अब देखिए इनिशियली क्या बता दिया कि ये मास रेस्ट में था, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ओके, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, तो एक्सप्लोड होने से पहले भी रेस्ट में था, तो जो मोमेंटम है वो 0 था, तो एक्सप्लोड होने के बाद भी 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो तीसरा पीस है, तो अगर हमने मान लिया कि भाई ये इस तरफ वेलोसिटी v है उसकी, ओके, मतलब यहाँ पे उसने बता दिया ये 30 ये आई कैप और ये 40 ये जे कैप। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा कि भाई ये P1 बार है मोमेंटम इसका और इसका P2 बार है, तो अब P3 बार जो है तीनों का मिलाने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। सो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, ओके। तो P इनिशियल कितना है 0, तो P फाइनल क्या होगा, तो P1 बार, ओके, प्लस P2 बार प्लस P3 बार, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई ये जो P1 बार है और P2 बार है ये रख दो, m इंटू ये V है, ये V1 और ये क्या है, दिस इज वी आर हैविंग V2। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई m इंटू 30 आई कैप, m इंटू 30 आई कैप प्लस m इंटू 40 जे कैप
plus P3 bar that is equal to 0. So you can write P3 bar is equal to, okay, P3 bar क्या हो जाएगा, ओके अच्छा P3 बार क्या होगा कि हमको पता नहीं इसकी वेलोसिटी, तो हम V बार लिख देंगे। तो इसको क्या लिख दें आप, चलो हम जो है ना इसको ऐसे लिख दें, P3 का मास कितना है, थर्ड वाले का मास, सॉरी P3 क्या होगा, थर्ड वाले का मास डबल है 2m, और इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं मालूम तो सिंपली V बार कर दो, चलो या V3 लिख दो, V3 बार, ठीक है ना, V3 बार लिख देंगे। अब ये जो है ना, ये यहाँ से अगर हम ये m कॉमन लेंगे तो उधर जाके वो 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ओके, कि भाई 2v3 बार इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -30i क्या -40j क्या, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा V3 बार क्या होगा यहाँ बताते हैं हम, ठीक है ना। सो V3 बार इज इक्वल टू, ये जो है 2 उधर से उधर लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, सो -30/2 -40/2, सो यू विल गेट -15 i कैप -20 j कैप। अब यहाँ पे आपको जो है ना सिंपली वो वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, तो आपको जो है इसका ये तो क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ V3 बार, सो दैट इज इक्वल टू V, तो अंडर रूट में क्या लिखोगे आप, ये 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सो व्हाट विल गेट V इज इक्वल टू, ओके, तो 50 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर 225 और ये 400, सो दैट विल गिव 625, 625 का स्क्वायर रूट, ओके 25, सो दिस विल बी द आंसर, V इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, तो इसके हिसाब से हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट कभी हमको मालूम नहीं, ये ऐसे जा रहा है, सपोज दिस इज द P3, ओके, ऐसे ले लेंगे, मतलब यहाँ पे 2m मास है और वो कैसा होना चाहिए, देखो इसके एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, इनके एग्जैक्टली अपोजिट, ये जो रहेगा इसके अपोजिट होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर सके, ठीक है। तो एनीवे ये मैथमेटिकली भी आप देख के समझ सकते हैं और कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन दिया है, द पार्टिकल शोन इन फिगर is just able to complete the vertical circular motion. Find the ratio of kinetic energy at A and B. देखो इसको A बताया है, इसको B बताया है, मतलब आपको पता करना है KA by KB. So kinetic energy at A डिवाइड बाय kinetic energy at B कितनी होगी। तो सिंपली आप काइनेटिक एनर्जी पता करें, तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू हाफ m, ये VA स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी एट B क्या होगी, तो हाफ m VB स्क्वायर, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, पहले ये जो है A पॉइंट पे पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी, ये जो स्पीड है एट पॉइंट A, ये हमको पता करना है। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई जो है हमको यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है ना, हमको इस वाले पॉइंट पे। तो एनीवे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर, ओके, अभी ये इस जगह पे है, तो इसके ऊपर जो है ना, अब ये जो डायरेक्शन रहेगी इस तरह से, तो इस पे जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है ये ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये G एक्सेलरेशन वर्क करने वाला है, ठीक है। तो हमको ये जो वेलोसिटी पता करना है VA स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमने पढ़ा है कि भाई यहाँ पे ये फाइनल हो रही है, ये इनिशियल हो रही है, तो VA स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब देखिए यहाँ पे सॉरी 2 हम जो है क्या लिखते हैं, AS लिखते हैं। तो अब ये A क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो A को क्या लेंगे हम, निगेटिव -G लेंगे, और ये इतने को H ले लो, इतने को क्या ले लो, H ले लो, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी H, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम जो है ये H ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है VA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके V स्क्वायर हो जाएगी -2GH, ओके 2GH। एनीवे ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, सो वी कैन राइट V स्क्वायर -2GH। तो यहाँ पे VA स्क्वायर इज इक्वल टू ये V स्क्वायर, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, जस्ट एबल टू कंप्लीट, तो ये कब होता है, व्हेन, ओके, व्हेन V इज इक्वल टू अंडर रूट 5RG या 5GR, और यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ओके, एट दिस पॉइंट अंडर रूट GR होनी चाहिए, तभी ये जो है ना
वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो ये हमको कंडीशन हिडन दिया है, हमको यूज करने आना चाहिए। जस्ट इट इज एबल टू कंप्लीट मतलब इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी √5 GR या RG जो भी आप लिखे। तो अब देखो इसका स्क्वायर कर लेना है, तो ये हो जाएगा 5RG माइनस 2G, ओके माइनस 2G। अब देखिए यहां पर ये जो हमको h पता करना ये वाला, तो ये कैसे पता करेंगे? देखो हमको जो है ना ये वाला डिस्टेंस पता हो जाएगा, ये पूरा टोटल क्या है r है, यहां से यहां तक पूरा क्या रेडियस है। अगर हमने ये पता कर लिया दिस इज वी आर हैविंग r माइनस h, तो ये क्या हो रहा है दिस इज सिंपली साइन 30 हो जा रहा है। ओके साइन 30 से आप पता कर सकते दिस इज r, तो साइन 30 क्या हो जाएगा ओके अब आप पता कर लो दिस इज सिंपली ओके इट विल बी साइन 30। तो साइन 30 क्या लिखोगे आप, वर्कआउट करो ठीक है। ये जो है ना क्या हो जाएगा r साइन 30, ये वाला क्या हो जाएगा r साइन 30, यहां लिखते हैं चलो आगे ठीक है। यहां पे सिंपली रफ करेंगे साइन 30, सो साइन 30 क्या हो जाएगा, इसको कुछ आप नाम दे दो ठीक है, इसको आप जो भी नाम देंगे। सो दिस विल बी अपोजिट r माइनस h डिवाइड बाय क्या हो रहा है ये r, तो इसका मतलब r माइनस एच इज r साइन 30। तो ये बेसिक आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो दिस इज r बाई 2, मतलब r माइनस एच आपके पास ये इतना क्या आया ओके दिस इज वी आर हैविंग r बाई 2। अगर ये r बाई 2 है तो ये भी r बाई 2 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल कितना है r है ठीक है ना। सो व्हाट विल राइट दिस इज आल्सो r बाई 2, तो यहाँ पे h लिख देंगे हम, ये जो है r बाई 2, तो ये 2 2 कैंसल, ये 5RG और ये RG, तो आपको मिलेगा 4RG। सो दिस इज वी आर हैविंग VA स्क्वायर, ओके दिस इज वी आर हैविंग VA स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, VA स्क्वायर कितना हो गया तो 4RG इंटू 4RG। सो 2 से 2 चला गया ओके 2 2 जा 4, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mRG। So this is we are having okay kinetic energy at point A। अब similarly हम वर्कआउट करेंगे okay kinetic energy at point B। So kinetic energy at point B is equal to half m ये VB स्क्वायर। तो फिर से अब ये जो है ना VB स्क्वायर को वर्कआउट करना पड़ेगा ओके VB स्क्वायर, तो VB स्क्वायर को भी ऐसे लिखेंगे, तो VB स्क्वायर माइनस ये ओके V स्क्वायर, इनिशियल तो यही रहेगा। अब हम ये इसकी बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू फिर से ये 2GH आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2GH ठीक है। तो ये क्या हो जाए सॉरी माइनस 2GH हो जाएगा, फिर से वैसे लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस 2GH। आप यहाँ रिफर कर लो, G जो है निगेटिव होगा ओके एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मोशन जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ओके। तो हम जो है G को निगेटिव लेंगे और ये हाइट ऊपर की तरफ बढ़ी तो हाइट पॉजिटिव रहेगा ठीक है। सो माइनस 2GH आ जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे कोई फर्क नहीं है, सेम ऐसे लिखा है देखो मैंने। चलो ये लिख देता हूं मैं, ये VB स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस 2GH। अब देख लो आप ये सेम वैसे ही लिखा है, VA स्क्वायर और ये VB स्क्वायर सेम वैसे ही रखा है ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइट है ना, अब इसको देखो ये हाइट H1, इसको H1 का नाम दे दो, चलो ये जो है ना हाइट H1 का नाम दे दो, यहाँ पे हम इसको H1 नाम दे देते ठीक है। तो ये हमने H1 लिख दिया। अब हमको ये वाली हाइट चाहिए, अब यहाँ पर भी सिचुएशन वही होगी, देखो ये वाला हिस्सा क्या आएगा साइन वाला यही फंक्शन सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा r बाई 2। तो हमको ये r बाई 2 और यहाँ से यहाँ तक r था ठीक है, ये r बाई 2 और ये पूरा r, तो कितना हो जा रहा है ये वाले केस में हम इसको H2 का नाम दे दो यहाँ से यहाँ तक ओके। ये पूरा जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक इसको क्या नाम देंगे H2 देंगे, तो H2 कितना हो रहा है ये r हो रहा है, उसके बाद ये r बाई 2, तो यहाँ पे इसको हमने H2 का नाम दे दिया, तो ये हो गया V स्क्वायर, फिर से हम लिख देंगे 5RG माइनस 2G इंटू 3/2R, तो 2 से 2 कैंसल, तो 5RG माइनस 3RG, तो क्या बचेगा ये 2RG हो जाएगा VB स्क्वायर ठीक है VB स्क्वायर। तो अब काइनेटिक एनर्जी लिख दो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू हाफ ये m और ये जो है VB स्क्वायर, तो ये 2RG, ये 2 से 2 कैंसल और यहाँ पे आ जाएगा mRG। सो दिस इज वी आर हैविंग KB। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें ओके, ये आ गया हमारे पास KB।
चलिए यहाँ पे यहाँ का नजर आ रहा है, ओके चलिए देख लीजिए यहाँ पे हमको नजर आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा जो है इसको लिख देता हूँ। तो फाइनल ये जो है आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सॉरी के ए अपॉन के बी। तो के ए कितना आया 2mRg डिवाइड बाय ये mRg, तो ये कैंसल, आंसर आ जाएगा के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू 2। सो दिस इज वी आर हैविंग द आंसर। तो हम सिंपली जो है अगर आपने ये जो स्पीड है अगर ये पता कर लेते हम, तो हमको काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, ए और बी पर जो स्पीड है वो पता करना था। सो हमने वो पता किया, वी ए स्क्वायर पता कर लिया, ये वी ए आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये वी बी पता कर लिया, वी बी स्क्वायर। हमने बाद में जो है दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दी और वो आ गई के ए 2mRg, के बी आ गई mRg। रेशियो ले लिया तो आंसर आ गया 2। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।